गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की आज क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 to 14 जो विगत वर्ष की क्वेश्चन आई हुई है, जिसकी वीडियो टाइम 37 मिनट 54 सेकंड है, उसके लिए लिंक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से क्रम वाइज जो है आपको अपने जो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चन 58 तक अपलोड हो चुकी है। उसके सामने प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसको हम लोग आज की क्लास में अपलोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 के आगे का फ्रेंड्स। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग की जो क्लास की जो वीडियो है उसको आप लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए, जो आपके डाउट है उस कमेंट्स के तहत उसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं, अपने डाउट को भी दूर करा सकते हैं, और आपको क्या पढ़ना है उससे संबंधित वो भी उसकी भी चर्चा कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं, जो आप डीजीएमएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है, जिसकी वीडियो की जो सीरीज है वो अपलोड हो रही है, उतना मात्र देख लेने से ही आपकी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, सर्टिफिकेट आप गेन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके सामने मैं ला रहा हूं, बेल आइकन संभवतः आप दबा दिए होंगे और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में मैं आपके सामने अपलोड करने वाला हूं। ये देखिए 58 तक का जो क्वेश्चन था वो अपलोड हो चुकी है। आज 59 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए 59 नंबर, अब मेरे कर्सर के साथ नजर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 डज नॉट इंक्लूड, यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन नंबर 44 है उसके अंतर्गत ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर दी गई है, जिसमें क्या शामिल नहीं रहती। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन को छांट करके आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो यहां पर एक कहता है विजिट सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द माइन, माइन के अंडरग्राउंड पार्ट को और सरफेस को विजिट करना है, तो सेफ्टी ऑफिसर को करनी पड़ती है। इसके लिए बी नंबर देखते हैं, ये सही है ये स्टेटमेंट। टू टॉक टू दी वर्कर्स ऑन मैटर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के मैटर पर वर्कर्स से टॉक करना, ये भी उनके ड्यूटी के अंतर्गत आती है। टू टेक चार्ज ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ होते हैं उनका चार्ज को वो लेते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। टू सप्लाई सेफ्टी मटेरियल, मटेरियल की सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खदान में एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनकी नहीं रहती है। तो ऑप्शन डी ही इसके लिए जो नॉट इंक्लूड कहा गया है, इसके अंतर्गत डी राइट होगी, आप टिक लगाइएगा। तो ई नंबर पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर दैट ऑल कंसर्न माइन एम्प्लॉइज आर फुली कन्वर्सेंट विथ वेरियस स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जितने भी माइन में एम्प्लॉय हैं वो सभी जो है वेरियस जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकलते हैं उसके बारे में वो अच्छे तरीके से समझे, इसको सुनिश्चित करने का काम भी सेफ्टी ऑफिसर को है फ्रेंड्स। तो सीएमआर 44 का ये जो सब रेगुलेशंस है वो ABCE जो है दी गई है उसके अंतर्गत, लेकिन डी जो है उसमें शामिल नहीं है। तो 59 का आप डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 60 क्या कहता है? The board of mining examination shall be so constituted that it shall include at least dash members possessing qualification, service in an institution imparting education in mining engineering and engagement in mines research or planning। प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो CMR 10 का 2017 का जो 10 है उसमें गठित किया गया है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन शैल बी कंस्टिट्यूटेड, वो कंस्टिट्यूट की जाएगी, दैट इट शैल बी इंक्लूड, जिसमें शामिल होगी एटलीस्ट कितने मेंबर, किसके? पोजेसिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन को पोजेसिंग करते हैं,
और सर्विस इन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग के एजुकेशन में के जो इंस्टीट्यूट है उसमें इम्पार्टिंग करते हो, भाग ले रहे हो, और साथ ही में एंगेजमेंट हो, वो एंगेज हो माइन रिसर्च और प्लानिंग में। तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो आपको मैं कंसंट्रेट करने का प्रयास करूंगा। जो रेगुलेशन 10 का डी नंबर है, 1 का डी है, उसमें कहता है कि सर्विस, सी और डी में देखिएगा, कहता है कि सर्विस इन एन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट लेवल। डी नंबर में कहता है एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग। तो इसी 2 वर्ड से पूछा है, ये सी और डी से पूछा है, जिसके संबंध में कहता है कि टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रोवाइडेड दैट, इसी में आंसरशिप हुई है प्रोवाइडेड दैट में आपकी, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल बी सो कंस्टिट्यूटेड दैट इट शैल इंक्लूड एट लीस्ट 3 मेंबर्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन क्लॉज ए बी। तो ए और बी, जिसमें फर्स्ट क्लास मैनेज सर्टिफिकेट जो कि रेगुलेशन 11 के अंतर्गत ग्रांट की जाती है, वो सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 years in management control supervision and direction of coal mine और पार्ट देयर ऑफ माइन के मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन या उसके भाग के मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन के लिए 2 साल का से कम अनुभव नहीं हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को जो है संख्या कितनी रहेगी? एटलीस्ट आपने देखा 3 रहेगी, ए और बी के लिए संख्या 3 रहेगी। और फिर यहां कहता है कि पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन क्लॉज ए एंड बी के लिए ए एंड बी एटलीस्ट 1 मेंबर, ए एंड बी यहां तक खत्म हो चुकी है। फिर दूसरी लाइन है एंड एटलीस्ट 1 मेंबर पोजेसिंग क्वालिफिकेशन लेड डाउन आइदर इन क्लॉज सी और इन क्लॉज डी। तो क्लॉज सी और क्लॉज डी जो दी हुई है, जिसमें इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स होते हैं या किसी माइनिंग रिसर्च या प्लानिंग में जो एंगेज रहते हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति, एटलीस्ट 1, मैं यहां पर हाईलाइट भी किया हुआ हूं कि एटलीस्ट 1 व्यक्ति ही जो है इसमें रखे जाएंगे, और एटलीस्ट ए बी के लिए 3 व्यक्ति रखे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 5 रहते हैं। ये आपको याद रखना होगा, जो कि ऊपर वाली लाइन में दी हुई है, जिसको आपको अब जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, आप रेगुलेशन में पलट कर देख सकते हैं। तो यहां पर जो 1 मेंबर है वही रहेंगे। इंस्टीट्यूशन और माइनिंग रिसर्च में जो काम कर रहे व्यक्ति होते हैं 1 मेंबर कम से कम रहेंगे, अधिक जितना रखना हो उतना रखा जा सकता है। तो डी जो है राइट आंसर है फ्रेंड्स। 60 का डी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब आइए 61 नंबर में क्या कहता है? स्ट्रीट बॉक्स, STREET, स्ट्रीट बॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं टोटली इनक्लोज स्ट्रक्चर एबव ग्राउंड, बी नंबर पढ़ते हैं टोटली इनक्लोज स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड, सी नंबर पढ़ते हैं ए टोटली इनक्लोज स्ट्रक्चर आइदर एबव और बिलो ग्राउंड, डी नंबर कहते हैं नन ऑफ द एबव, डी नंबर कहता है इट इज एन इलेक्ट्रिकल एपरेटस प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अलोंग में रखा गया इलेक्ट्रिकल एपरेटस। तो यहां पर मैं तुरंत याद दिलाना चाहूंगा या आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, जो CEAR सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी जो रेगुलेशन 2010 है, तो इसके तहत जो रूल नंबर 2 जो डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें ZX में जिक्र किया गया है, ZX को आप अगर नजर डालिएगा तो यहां पर पहले लाइन में ही मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। स्ट्रीट बॉक्स मीन्स ए टोटली इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर आइदर एबव or below ground containing apparatus for transforming, switching, controlling or otherwise regulating इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर सरफेस में हो या अंडरग्राउंड में हो, जो सी नंबर ए टोटली इंक्लोज स्ट्रक्चर आइदर एबव और बिलो ग्राउंड, सी नंबर को राइट करते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप आते हैं 62 में, जो डेफिनेशन उसमें आपको दिखाई दे रही थी फ्रेंड्स, उसको एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा कि सप्लायर का डेफिनेशन क्या होता है, स्विच का डेफिनेशन क्या होता है, स्विच बोर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, स्विच गियर का डेफिनेशन क्या होता है, सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, जरूर पढ़ लीजिएगा। स्विच गियर में कहता है सेल डिनोट स्विचेज, सर्किट ब्रेकर्स, कट आउट्स एंड अदर apparatus used for
दी ऑपरेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सर्किट। तो स्विच गियर का तात्पर्य डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? स्विचेज को डिनोट करता है, सर्किट ब्रेकर को डिनोट करता है, कटआउट्स और अदर एपरेटस यूज्ड फॉर द ऑपरेशन, रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल सर्किट के कंट्रोल को रेगुलेट करने, ऑपरेट करने के लिए जो यूज की जाती है एपरेटस, वो सभी जो है स्विच गियर्स में आते हैं। स्विच बोर्ड प्लेन है, आप उसको पढ़िएगा, समझ में जरूर आ जाएगी। तो यहां पर इससे आपसे शब्द का डेफिनेशन पूछ सकता है। 62 में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी शैल गिव नोटिस ऑफ डिसीज टू सीआईएम? इनमें से कौन अथॉरिटी है जो कि सीआईएम को नोटिस देते हैं डिसीज के संबंध में? वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, जहां पर कि खान में नियोजित व्यक्ति जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। एनी डिसीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाइड डिसीज है उसमें से कोई एक जो डिसीज से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके लिए जो सूचना देते हैं, नोटिस देते हैं, सूचना नहीं नोटिस देते हैं, वो सीएम को कौन देते हैं? ए ऑनर, बी एजेंट, सी मैनेजर, डी ऑनर और एजेंट दोनों, और ई नंबर में ऑनर एजेंट मैनेजर। तो इतना कहते ही नोटिस ऑफ डिसीज आपके दिमाग में घूमती है, जो कि CMR 9 ऑफ 2017 में मेंशन की गई है फ्रेंड्स। इसमें वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन कॉन्ट्रैक्ट एनी डिसीजेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट अंडर सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट, द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल विद इन 3 days ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीज। कहने का मतलब कि जैसे ही माइंस एक्ट 1925 के अंतर्गत, एक 1952 का सेक्शन 25 के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजेट में नोटिफाइड की गई है डिसीज, न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग, प्लेरा पेरिटोनियम, मैग्नीज पॉइजनिंग, चौथा मैग्नीज पॉइजनिंग है, और कैंसर ऑफ लंग, प्लेटेरा पेरिटोनियम दैट इज कॉल्ड मेसिथोलियोमास। ये जो 5 डिसीजेज हैं जिसके 2018 में जो रेगुलेशन निकले उसमें नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस को भी नोटिफाइड डिसीज में शामिल कर दिया गया है। तो उनमें से जो ये डिसीज कोई होती है तो सीआईएम के पास नोटिस कौन भेजता है? तो खान के ऑनर एजेंट मैनेजर, यहां पर कर्सर घूम रही है फ्रेंड्स, ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा भेजी जाती है। ऑप्शन ई को टिक लगा करके आप भेज सकते हैं, टिक लगा के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर मैं छोड़ दिया था गिव नोटिस देयर ऑफ इन द फॉर्म, जो फॉर्म रहेगी वो स्पेसिफाइड किया गया है, और कितने दिन के अंदर देना है? जैसी सूचना मिलती है तो 3 दिन के अंदर आपको जो है वो सूचना दे देना है। अब ये चीफ इंस्पेक्टर किसको किसको देना है? चीफ इंस्पेक्टर को देना है, रीजनल इंस्पेक्टर को देना है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, मेडिकल को भी देना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है। 4 आदमी को देने के साथ साथ 5वां आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, 5वां आदमी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी देना है। 5 लोगों को देना है फ्रेंड्स। किसको नहीं देना है ये भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। तो इसमें से की वर्ड और की नंबर आप याद रखिएगा। 3 days माइन ऑनर OAM, जिसको ऑनर एजेंट मैनेजर कहते हैं, सीआईएम को दी जाती है, 25 सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है। और जो किसको किसको दी जाती है? सीआईएम, आरआईएम, मेडिकल इंस्पेक्टर, डीएम को, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पेमेंट और कंपनसेशन को 5 लोगों को दी जाती है। तो ये आप 62 याद रखिएगा। अब यहां पर 63 क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू वॉकेबल एंट्रेंस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी डैश डैश डेज इन इंस्पेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर साइन ऑफ इलिसिट डिस्टिलेशन। जैसे ही इलिसिट डिस्टिलेशन आती है, यानी दारू बनाने की जो काम होती है, कहां पर? ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस, सभी अनयूज्ड वर्किंग जो सरफेस से कनेक्टेड है, जो वॉकेबल इंट्रेंसेस है, विच इज नॉट परमानेंटली, जिसको परमानेंटली क्लोज नहीं किए गए हैं, उस ऐसे जगहों को प्रत्येक कितने दिनों में एक बार कम से कम उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा की जाती है। तो इस संबंध में जो रेगुलेशन 136 जिसके अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर की बात करते हैं, 136 अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर की बात करते हैं, उसमें 7वां नंबर में कहा हुआ है ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू ए वॉकेबल एंट्रेंस विच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी
30 डेज, यहां पर 30 डेज जो डी नंबर है उसको टिक लगा के कि आप बढ़ सकते हैं। बाय इंस्पेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर साइन ऑफ इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ ए लिक्विड एंड ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज ड्यूली साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन। तो 30 डेज को आप 30 दिन में एक बार आपको ऐसे जगहों का इंस्पेक्शन करके ऐसा कुछ हो रहा है क्या चेक करना है फ्रेंड्स। अब यहां पर आप 64 नंबर में कहते हैं प्रिकॉशन सजेस्टेड बाय यू अगेंस्ट एयर ब्लास्ट, आपके द्वारा जो एयर ब्लास्ट को लिए जो प्रिकॉशंस है वो क्या सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो गोफ एज सपोर्ट शैल बी स्किन टू स्किन। तो एयर ब्लास्ट क्या होती है फ्रेंड्स, गोफ का रूफ रॉक जब लंबे समय तक टंगे रहता है, समय अनुसार लोकल फॉल नहीं होती है, तो ऐसे केस में लंबे चौड़ा रूफ रॉक का गोफ का रूफ रॉक टंगा हुआ रह जाता है। जब वो अचानक एकाएक बैठता है तो उसके अंदर की जो गोफ के अंदर की जो एयर प्रेशर है वो इतनी तेज रूफ रॉक के चलते प्रेशराइज होती है, दबती है कि उसके अंदर की जो हवा है तेज झोंकों के साथ बाहर की ओर आउट बाई में निकलती है, और आउट बाई के रास्ते में जितने टब है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, पर्सन है, उस प्रेशर से दूर की ओर फेंका जाते हैं, पिलर में चिपक जाते हैं, मशीनरी से टकरा जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, एयर ब्लास्ट कहते हैं। तो एयर ब्लास्ट के प्रिकॉशंस के लिए ये 5 जो ऑप्शंस दी हुई है, इस 5 ऑप्शंस में ही आपको एक चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है प्रिकॉशन जो है आपके द्वारा ली जाती है। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि जो ऑप्शन ये है गो फेज सपोर्ट विल बी स्किन टू स्किन, तो आप गो फेज में स्किन टू स्किन सपोर्ट लगाइए। यस फ्रेंड, इसको लेना ही है। एरिया अंडर एक्सकेवेशन शैल बी सपोर्टेड एज पर एसएसआर। अब तो यहां पर स्कैम्प कह दिया गया है, लेकिन हमारे जो राउरकेला या फिर खड़गपुर या अन्य इंस्टीट्यूट से जो क्वेश्चन पेपर छप रही है उसके तहत जो यहां पर बताई जा रही है कि सपोर्टेड जो की जाती है एसएसआर के तहत नहीं, अब बोलना होगा स्कैम्प के तहत जो सपोर्ट की जाती है 123 रेगुलेशन के तहत, वो एरिया अंडर एक्सकेवेशन शैल बी सपोर्टेड बाय, उसी के तहत सपोर्ट की जाती है। यस फ्रेंड, ये सही स्टेटमेंट है जो कि आपके एयर ब्लास्ट के प्रिकॉशन के लिए फिट बैठती है। स्प्लिटिंग इज लिमिटेड टू अप टू 2 पिलर्स इन एडवांस। 2 पिलर एडवांस में आपको इंस्टीट्यूट जो 112 है उसके तहत हम लोग प्रिकॉशंस रखते हैं कि 2 पिलर से अधिक हम लोग को स्प्लिटिंग नहीं करनी है जब आप स्लाइसिंग चालू कर देते हैं, लेकिन प्रारंभ में आप 4 पिलर तक स्प्लिटिंग चालू कर सकते हैं रेगुलेशन 112 के तहत। डी स्टाटा मॉनिटरिंग टू प्रिडिक्ट रूफ फॉल एक्यूरेटली एंड वार्निंग देयर ऑफ। तो स्टाटा मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो आप स्टाटा कंट्रोल सेल तैयार करते हो उसके अंतर्गत स्टाटा मॉनिटरिंग इक्विपमेंट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रिडिक्ट रूफ को प्रिडिक्ट करने के लिए स्टेब्लिश करते हो, जैसा कि मैं हमारे वीडियो में अपलोड हो चुकी है। आप इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको पता चल गई होगी कौन कौन सी इक्विपमेंट स्टेब्लिश की जाती है। तो उसको वार्निंग देने के लिए हम ये चीज करते हैं एयर ब्लास्ट को रोकने के लिए। तो ऑल दी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 क्या कहता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्सिलरी फैन एंड द कॉर्नर ऑफ, कॉर्नर लिखा हुई है, कॉर्नर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको मैं अभी तत्काल ही सुधार देता हूं। ये जो है आपकी जो ये लिखी हुई है, मैं इस पर आता हूं, कॉर्नर, ये बैक स्पेस से मिट गई, RN कॉर्नर। चलिए ये हो गई, कॉर्नर सुधर गई। अब मैं आता हूं स्लाइड शो की तहत इसको बड़ा कर देता हूं, ये फ्रॉम करंट साइड में। चलिए ये बड़ा हो गई। तो फैन एंड द कॉर्नर ऑफ द गैलरी पर या ड्रिफ्ट रोडवे शुड बी। तो ड्रिफ्ट रोडवे या गैलरी के कॉर्नर से कितनी दूरी पर ऑक्सिलरी फैन को बैठाना है, बिटवीन द ऑक्सिलरी फैन एंड कॉर्नर, ऑक्सिलरी फैन और कॉर्नर के बीच की जो गैलरी की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहां पर आपकी एक लिंक दी हुई है जिसमें लॉन्ग वेंटिलेशन के लिए, लॉन्ग हेडिंग के वेंटिलेशन के लिए आप जो है वो किए हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप जो कॉर्नर है ये आपकी गैलरी है, मान के चलिए ये पिलर का कॉर्नर है, और इस पिलर के कॉर्नर से ये जो है मेन हेडिंग है जिसमें आप ये कहते हैं कि ये कॉर्नर है आपका पिलर कॉर्नर, और ये जो है डायरेक्शन है जिसमें फेस है यहाँ पर FACE। इस फेस पर आप वेंटिलेशन करना चाहते हैं तो जो ऑक्सिलरी फैन होगी इस कॉर्नर से मिनिमम कहा जाता है कि 9 मीटर एटलीस्ट, जिसको बोलेंगे एटलीस्ट 9 मीटर के अप स्ट्रीम में इसको यहां पर हम लोग ऑक्सिलरी फैन को बैठाएंगे फ्रेंड्स। AF ऑक्सिलियरी
फैन यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे 9 मीटर के अप स्ट्रीम में, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हवा जो है ये अप स्ट्रीम है, हवा जो है जाएगी ऐसे इस तरीके से जाती है, लेकिन जब ये फैन बैठी जाती है तो हवा जो है फेंक करके इधर की हो जाती है। तो 9 मीटर अप स्ट्रीम में बैठाया जाता है, जिसके संबंध में आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, देखने का प्रयास कीजिए कि 9 मीटर का नियरेस्ट जो है आप 9 मीटर से कम जिसको आप अधिक ही बैठाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिखाई दे रही होगी आपको, मैं थोड़ा सा और नजदीक कर देता हूं ताकि और विजिबिलिटी आपकी अच्छी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप जो है कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा, डी नंबर ऑप्शन टिक है। और वैसे भी इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो तुरंत जो मेरी वीडियो है जो कि कहा जाता है लॉन्ग हेडिंग का जो वेंटिलेशन है, उसकी तहत जो है आप इसकी वीडियो को सुन सकते हैं, जिसके तहत मैं बड़ा कर देता हूं। नमस्कार दोस्तों, देखिए के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स तैयार हो जाइए। आज की वीडियो में साथ ही एमटी और गेट्स के एग्जाम देने वाले, जॉब पाने वाले दोस्त तैयार हो जाइए। जॉब की प्रिपरेशन करने वाले दोस्त, आज की वीडियो में मैं कोयले, तो आपने ये देखा कि ये जो लिंक दी हुई है इसके जैसे ही आप दबाइएगा तो आपकी जो है वो वीडियो खुल जाएगी, जिसमें लॉन्ग हेडिंग के वेंटिलेशन के संबंधित जो है क्वेश्चन की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर फ्रेंड। इफ एनी डिटर्मिनेशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस शोज द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड 0.8% इन डिटर्मिनेशन शैल बी ऑर्डिनरी मेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग डैश डैश आवर्स फॉर नेक्स्ट डैश डैश। मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। इफ एनी डिटर्मिनेशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, अगर किसी भी इनफ्लेमेबल गैस का पता करना है, सोज द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड, जैसे ही वो इनफ्लेमेबल गैस 0.8% से अधिक मिलती है, सेल बी ऑर्डिनरी मेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग, तो उस केस में कितने इंटरवल पर आपको जो है गैस चेक अगले कितने दिनों तक करनी है। जैसे ही ये पढ़ते हैं, जो कोल माइंस रेगुलेशन 1957 का रेगुलेशन 145 था, अब उसको कर दिया गया है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 169 का 1 का सी का आई, जिसको आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इफ एनी डिटर्मिनेशन शोज द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड 0.8%, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड और सैंपल्स of air taken at intervals not exceeding 24 hours, आगे प्रश्न पर not exceeding 24 hours for नेक्स्ट यहां पर लिखी हुई है कि फॉर द सो लॉन्ग एज सच कंटेंट्स एक्सीड दैट परसेंटेज एंड फॉर द 7 नेक्स्ट फॉलोइंग डेज, तो 7 नेक्स्ट फॉलोइंग डेज यहां पर दिख रही है फ्रेंड्स। तो 48 आवर 7 डेज आप इसको बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इसको 2 नंबर को भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 23 मिनट की कंप्लीट होने वाली है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर लॉक करता हूं। अगले वीडियो में फिर से मैं आपको इस प्रश्न की चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा फ्रेंड्स। तो 2 वीडियो आपके सामने आएगी, अगर मैं कर पाया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है आपको देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 66 का मैं चर्चा कर रहा था कि 66 में जो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो 0.8% से अधिक अगर इनफ्लेमेबल गैस मिलती है, कहां पर, जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर जो 169 है, जिसमें कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। इसके तहत जो 1 का सी पॉइंट है उसमें कहता है कि द डिटर्मिनेशन शैल बी मेड और सैंपल ऑफ एयर टेकन एज द केस में बी वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में एक बार जो आप सैंपल लेते हैं और उसका एयर का सैंपल लेकर के एनालिसिस करते हैं, और उससे ये पता चलता है कि इफ डिटर्मिनेशन शोज द परसेंट ऑफ इनफ्लेमेबल गैस टू एक्सीड, जैसे ही 0.8% से अधिक इनफ्लेमेबल गैस ऑफ एयर टेकन एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 24 आवर, तो उसको जो है 24 आवर के अंतराल में आपको सैंपल लेना है, एनालिसिस करनी है फॉर सो लॉन्ग, ये कितने दिनों तक करनी है, जो कि परसेंटेज ये जब तक रहती है 0.8% से अधिक रहती है, तो उसके 7 दिन तक जो है आपको आगे भी जो है इसकी सैंपल लेनी है और एनालिसिस करनी है, जब तक कि इसके 7 दिन बाद के बाद जब आपको परसेंटेज इससे घट जाती है तब जो है आप उसको छोड़नी है फ्रेंड्स। अनलेस द रीजनल इंस्पेक्टर अदरवाइज परमिट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन।
कहने का मतलब कि आपको 0.8% अगर मिल रही है तो हर 24 घंटे में 24 आवर्स में सैंपल लेना है, टेस्ट करना है, सैंपल लेना है, टेस्ट करना है। लेकिन अगर जिस दिन मिली 0.8% से कम 0.7 मिली तो उसके 7 दिन तक आपको कंटिन्यू लेती रहनी है। कम भले ही मिल रही हो लेकिन आपको उसको लेती रहनी है सैंपल और उसका एनालिसिस करते रहनी है। लेकिन 7 दिन बाद आप उसका इंटरवल जो है बढ़ा सकते हैं, जो आप जनरली करते हैं। क्या चीज 7 दिन में एक बार जो लेनी रहती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर दूसरे नंबर में कह सकते हैं इफ द डिटर्मिनेशन मेड ड्यूरिंग द 30 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग एनी डे हैव शोन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। आप 30 दिन में जो एक बार जो सैंपल लेकर के एनालिसिस करते हैं, अगर इन्फ्लेमेबल गैस 0.6% से कम पाई जाती है, इट शैल बी सफिशिएंटली टू मेक सच डिटर्मिनेशन और टेक सच सैंपल्स वंस इन एवरी 30 days for so long as such content does not exceed that percentage। तो हम लोग को 30 दिनों तक अगर बराबर 0.6% से अधिक कम मिलती है परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस टू बिलो 0.6% तक पिछले 30 दिनों में बराबर जो है मिल रही है। क्या चीज इन्फ्लेमेबल गैस कम परसेंटेज मिल रही है 0.6 से, तो आप अगले 30 दिन के अंतराल पर फिर जो है हर 30 दिन के अंतराल पर ये सैंपल लेने का काम कर सकते हैं 0.6% से कम मिलने पर। तो ये जो है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड इन द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन सो एज टू सब्सटेंशियली अफेक्ट आर लाइकली टू बी अफेक्ट। अगर किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन में आप परिवर्तन करते हैं तो वो जो लाइकली इफेक्ट करती है वेंटिलेशन सिस्टम को, तो डिटर्मिनेशन शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर। तो उसके बाद आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर सैंपल लेकर एनालिसिस करना है कि क्या क्या है गैसेस परसेंटेज में फ्रेंड्स। तो ये आप जो है सी का 1 का 2 जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 169 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन एनवायरमेंटल कंडीशन को आपने समझ लिया है फ्रेंड्स। अब यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, जो 67 की करता है चर्चा। व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स। हाई वोलेटाइल कोल हैव लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड। हाई वोलेटाइल कोल जो होती है वो लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड होती है। हाई वोलेटाइल कोल हैव लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड होती है। तो हाई वोलेटाइल कोल का जो है लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, हाई वोलेटाइल कोल हैव शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है हाई वोलेटाइल वाली, तो शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड होगी उसके लिए। तो बी नंबर यहां पर सही लग रही है, ये नंबर गलत लग रही है। लो वोलेटाइल कोल हैव शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, लो वोलेटाइल रहेगी तो शॉर्टर इंक्यूबेशन नहीं रहेगी। नो इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ कोल इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है, पड़ता है फ्रेंड्स। यहां पर जो है हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे नन ऑफ द ऑप्शन, जो कि ये भी सही नहीं होगी। यहां पर देखिए मैं लिखा हूं रेफरेंस EMT वॉल्यूम 2 पेज 4.12 चैप्टर माइन फायर एंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग से फैक्टर गवर्निंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग से मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल में मैं कहता हूं कि हाई मॉइस्चर एंड हाई वोलेटाइल कोल्स आर मोर सस्पेटिबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कहने का मतलब कि अगर अधिक स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए सस्पेटिबल है, जो कि हाई मॉइस्चर या हाई वोलेटाइल रहती है, तो इस केस में इंक्यूबेशन पीरियड जो है लो होगी, यानी जल्दी आग लग जाएगी, अधिक जल्दी लाइबल अगर है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो यहां पर बी नंबर जो है सूट बैठती है। ऑल ब्राइट कोल्स, जितने चमकीले कोल्स ब्राइट कोल्स होते हैं जिसमें 25% या मोर वोलेटाइल मैटर होती है एंड 7 to 50% 7 से 15% मॉइस्चर होती है, वो प्रोन टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए अधिक प्रोन होती है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखिएगा दिमाग में। आप ऑक्सीजन मॉइस्चर डज नॉट असिस्ट डायरेक्टली इन ऑक्सीडेशन ऑफ कोल बट एज इज टू ड्राइड अप द कोल डिसइंटीग्रेट्स। तो यहां पर जो है मॉइस्चर डज नॉट असिस्ट डायरेक्टली इन ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, मॉइस्चर जो है डायरेक्टली असिस्ट नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन में कोल का, बट इज एट ड्राइज अप द कोल डिसइंटीग्रेट्स। लेकिन जो सूखी कोल डस्ट होती है वो डिसइंटीग्रेट्स जल्दी हो जाती है एंड द
जेंटीग्रेड्स कोल प्रेजेंट मोर सरफेस, जेंटीग्रेड्स कोल जो होती है मोर सरफेस ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड करती है फॉर कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आपने समझा और बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग 2 सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट हैज डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग की जो डिग्री की हुए कैंडिडेट होते हैं उनको सेकंड क्लास की सर्टिफिकेट अगर गेन करनी है तो अपनी बीटेक की सर्टिफिकेट को अपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो साल भर की रहती है, जो ई नंबर में दी हुई है, साल भर की एक्सपीरियंस को इन चारों को सबमिट करते हैं डीजीएमएस के पास तो उनको मिल जाती है, एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ती है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की सर्टिफिकेट मिल जाती है। लेकिन जब उनको फर्स्ट क्लास की सर्टिफिकेट गेन करनी रहती है तो उसके लिए एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है, जिसके संबंध में बात कहा गया है रेगुलेशन 15 फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। मैं यहां पर टाइप करके लिखा हूं फॉर फील्ड कैंडिडेट। देखिए एग्जामिनेशन में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्सपीरियंस कितनी की जरूरत है, जिसमें सीएमआर 15 में बताया गया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से संबंधित। फॉर फील्ड कैंडिडेट के लिए 6 ईयर फर्स्ट क्लास के लिए, 5 ईयर सेकंड क्लास के लिए जरूरत होती है एक्सपीरियंस। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 5 ईयर फर्स्ट क्लास के लिए और 4 ईयर सेकंड क्लास की जरूरत पड़ती है। फॉर डिग्री कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट क्लास की सर्टिफिकेट की जरूरत है, परीक्षा में बैठना है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। मैं यहां पर फिर भी लिख दिया हूं अपने लाइन से, अपने शब्दों से कि बट फॉर गेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट क्लास बाय डिग्री होल्डर 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट क्लास यहां पर नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहां पर होना चाहिए, मैं कट करके रख दे रहा हूं इसको, कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग? $68 में थे। तो ये फॉर गेनिंग सेकेंड क्लास होगी, यहां पे जो होगी वो सेकेंड क्लास होगी। तो मैं इसको सेकेंड क्लास कर देता हूं, एनडी लिख देता हूं, एनडी। हाँ, तो सेकंड क्लास बाय डिग्री होल्डर मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देता हूं। ये हो गई सेटअप स्लाइड शो फ्रंट स्लाइड, ये बड़ा हो गई फ्रेंड्स। तो यहां पर सेकंड क्लास जो आपको गेन करनी है फॉर गेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ सेकंड क्लास बाय डिग्री होल्डर्स 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जो ये आपको दी हुई है फ्रेंड्स। तो यहां पर 68 का आप ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 69 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए माइन और पार्ट देयर ऑफ इज ट्रीटेड एज नेचुरली वेट। माइन या उसका भाग जो ट्रीट की जा रही है, जो ट्रीट हो रही है नेचुरली प्राकृतिक तरीके से गिले है। इफ द वेट डस्ट सैंपल कंटेंस, अगर गिला हुआ डस्ट जो सैंपल लेते हैं उसमें कितनी % मॉइस्चर बाई वेट रहने से उसको नेचुरली वेट बोलेंगे फ्रेंड। मैं ये कहता हूं कि नेचुरली वेट अगर बोलना है तो इसके लिए मैं सिंबल देता हूं कि अगर किस पानी का भाग को, कितना पानी के भाग की मात्रा को आप नेचुरली वेट बोलेंगे फ्रेंड्स। मान के चलिए ये फ्लोर है, ये आपके सामने जो फ्लोर दिखाई दे रही है, इस फ्लोर से आप नीचे से उठाते हैं किस चीज को, मड को, और जो कि पानी और डस्ट आपको गिला हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मुट्ठी में दिखाई दे रही है। इस मुट्ठी को आप अगर तेज से निचोड़ते हैं ऐसे करके और उसमें ड्रॉप की तरह, बूंद बूंद की तरह अगर उसमें से मड गिरने लगती है, टपकने लगती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि नेचुरली वेट है, प्राकृतिक तरीके से गिली हुई है। या फिर जो है जो आपने स्प्रे किया है वो 30% यहां पर कहता है, जिसका अनुमान लगाना आपके लिए शायद संभव नहीं, जो कि मैं अपने हाथों से फिगर से बता करके बताने का प्रयास किया हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो कोल माइंस रेगुलेशन 144 जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल की बात करता है, एग्जीक्यूशन फॉर मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। तो यहां पर 144 का 3B में कहता है, क्या 3 का क्या पॉइंट कहता है, एवरी पार्ट ऑफ द माइन विच इज नॉट नेचुरल weight throughout or with which is not isolated by explosion proof stopping shall be treated। जो प्राकृतिक तरीके से गीले नहीं है या जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से आइसोलेट नहीं है उनको कैसे ट्रीट की जाएगी, जिसके संबंध में ये नंबर को तो कहता ही है। हम लोग यहां पर बात करेंगे बी नंबर को, विथ वाटर इन सच मैनर एंड सच इंटरवल, वाटर का इस तरीके से इतने इंटरवल पर एज विल इंश्योर दैट द डस्ट ऑन द फ्लोर
फ्लोर पर जो डस्ट होगी, रूफ पर जो डस्ट होगी, साइड पर जो डस्ट होगी, सपोर्ट पर जो या अन्य स्ट्रक्चर पर जो डस्ट होगी, वो कंबाइंड रहेगी डस्ट और वाटर के साथ, जिसमें 30% जो होगी वेट वो वाटर इंटीमेट मिक्सचर, उसमें 30% वाटर होनी ही चाहिए। तो इसको कहा गया है क्या चीज, इतनी मात्रा में वाटर स्प्रेइंग करनी है तो 30% यहाँ पर एटलीस्ट 30% होनी चाहिए, एटलीस्ट 30% यानी कि 30% से अधिक होनी चाहिए। तो आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आ रही है नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, जिसको आप ये भी ऊपर वाले को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या ए नंबर, विथ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट, अगर वाटर से कर रहे हैं ट्रीट, डस्ट को दबाने का काम कर रहे हैं, सप्रेस करने का काम कर रहे हैं, तो बी नंबर लागू होती है। और 3 का ए नंबर लागू होती है जब डस्ट से आप स्टोन डस्ट से जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कोल्ड डस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट इन सच मैनर एंड एट सच इंटरवल, जब स्टोन डस्ट से इस तरीके से इस इंटरवल पर, एज विल इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना है कि डस्ट ऑन द फ्लोर, रूफ, साइड एंड एनी सपोर्ट और स्ट्रक्चर शैल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग, जो आप स्टोन डस्ट की मात्रा इतनी रहेगी कि फ्लोर पर, रूफ पर, साइड पर, सपोर्ट पर या अन्य स्ट्रक्चर पर जो कंबाइन कोल्ड डस्ट और स्टोन डस्ट रहेंगे, उसमें कंटेनिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट, उसमें 75% इनकम्बस्टिबल डस्ट यानी कि 100 ग्राम अगर आप सैंपल उठा रहे हैं तो उसमें 75 ग्राम जो होनी चाहिए स्टोन डस्ट होनी चाहिए और 25 ग्राम जो है आपकी कोल्ड डस्ट होनी चाहिए। इन केस ऑफ कोल सीम कंटेनिंग, अगर कोल सीम कंटेनिंग कर रही है 30% वोलेटाइल मैटर, यहां पर बात कर रहे थे वोलेटाइल मैटर की, जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए प्रोनेस होती पिछले क्वेश्चंस में, तो वो वोलेटाइल मैटर 30% से कम रहेगी तब वो 75 ग्राम रहेगी 100 ग्राम में से। ऑन ड्राई एज फ्री बेसिस, ड्राई एज फ्री बेसिस पर जो आप वोलेटाइल मैटर निकालते हैं वो 30% से कम रहेगी, तब जो है स्टोन डस्ट की मात्रा 75% रहेगी। वही चीज अगर 30% से वोलेटाइल मैटर अगर अधिक रह जाती है, उस सीम में कंटेनिंग कर रही है 30% से अधिक वोलेटाइल मैटर, तो उस केस में आप 85% से कम नहीं रख करिएगा स्टोन डस्ट का स्प्रेइंग, स्टोन डस्ट का छिड़काव। तो इस तरह से आपने समझा कि कितना 30% से कम रहने पर 75% और 30% से अधिक रहने पर वोलेटाइल मैटर अधिक रहने पर 85% जो है आप इनकम्बस्टिबल डस्ट का स्प्रे करते हैं। तो ये चीज आपने पढ़ा जाना कि कैसे जो है कितनी मात्रा में वाटर स्प्रे करनी है, कितनी मात्रा में स्टोन डस्टिंग करनी है 69 के तहत। अब यहां पर आता हूं मैं 70 के तहत। द सर्किट कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग केबल कैन बी टेस्टेड बाय, सर्किट जो कंटेनिंग करती है, सर्किट जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग के लिए केबल जो रहती है, उसको अगर सर्किट की कंटिन्यूटी की टेस्ट करनी है तो आप उसको कौन से इक्विपमेंट से करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है आप गैल्वेनोमीटर का एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर नन दिया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर से ही करते हैं। जनरली जो एक्सप्लोडर होती है उसी से सर्किट की कंटिन्यूटी की टेस्ट कर ली जाती है, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आप जो है 70-71 का क्वेश्चंस जो है आप करके देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं फ्रेंड्स। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड क्लास के कैंडिडेट जो अनरिस्ट्रिक्टेड का एग्जाम देने वाले हैं, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है, वो जो पिछला मैं लिंक दिखाया हूं उसको स्टडी करते हुए पूरे साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए। साथ ही आगे आने वाली जो सीरीज है उसको अपलोड मैं डेली करने वाला हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपना जो सजेशन है उस सजेशन बॉक्स में सजेशन अवश्य दीजिए फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ 70 के एबव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। थैंक यू।